हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है, आय कर है या कंपनी कर है। तो भारत में राज्यों के लिए राजस्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है ये बिक्री कर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। करेंसी नोट है, सिक्के हैं, चेक है या बॉन्ड है। तो वैकल्पिक मुद्रा के एक उदाहरण की अगर बात करें तो चेक जो है ये वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। दोस्तों प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में या 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी साथियों। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ। दोस्तों संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पूछा गया संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। अगला और 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति के प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो भारत की जनता है, संविधान है, संसद है या संसद और राज्यों की विधायिकाएं हैं। तो भारत में जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की जनता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए भारत की जनता भारत की राजनीतिक शक्ति का सबसे प्रमुख केंद्र है साथियों। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों शिक्षा शब्द की अगर बात करें तो शिक्षा शब्द किससे संबंधित है। संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या अवशिष्ट विषय से। तो शिक्षा शब्द जो साथियों है ये समवर्ती सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची का मतलब है जिस पर कानून राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 21। तो दोस्तों अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार हैं ये विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 33। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान प्रति स्थिति क्या है। दोस्तों वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है साथियों ये एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। अगले और 9वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें साथियों, 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। दोस्तों गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। दोस्तों गुट निरपेक्षता की अगर बात करें तो गुट निरपेक्षता का सही उत्तर है शक्ति पुंजों से तटस्थता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य
कब बना? दोस्तों भारत राष्ट्र संघ का सदस्य है। पूछा गया कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में या 1954 में? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी। भारत राष्ट्र संघ का जो सदस्य है वो 1945 ईस्वी में बन गया था। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में लिया जाता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा, नोबेल कमेटी द्वारा या विश्व बैंक द्वारा? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है साथियों, ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ। इससे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पेल ऑन द टाइगर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटगोमरी या अतुल सेठी? तो स्पेल ऑन द टाइगर जो पुस्तक है ये सैयद गोमरी की है। स्पेल ऑन द टाइगर सैयद माउंटगोमरी की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, विनायक दामोदर सावरकर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में, कटक ओडिशा में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है साथियों ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का है। पूछा गया कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? न्यूटन, प्रकाश वर्ष, पारसेक या खगोलीय इकाई? तो दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है साथियों वो पारसेक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारसेक। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B6 के रासायनिक नाम की अगर बात करें तो नियासिन, पैरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन या राइबोफ्लेविन? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों गति के नियमों की अगर बात करें तो गति के नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, फेरल ने या कोपरनिकस ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो दवा व खाद्य पदार्थों के जो संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है वो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सोचती हूँ। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र के साथ, मस्तिष्क के साथ, मेरुरज्जु के साथ या केंद्रीय तंत्र के साथ? तो मस्तिष्क जो है ये मेरुरज्जु के साथ मिलकर
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क मेरु रज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये भी प्रीवियस ईयर का है। पूछा गया कि रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। संक्रामक रोग है, उपार्जित रोग है, आनुवांशिक रोग है या जन्मजात रोग है। तो दोस्तों रंग वर्णांधता की अगर बात करें तो रंग वर्णांधता एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है। आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।